Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज इवांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का सेकंड सेशन है, ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए गिफ्टेड बच्चों के लिए, और कुछ और चीज़ें आज हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आप हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ एक बार, सारे के सारे आ जाओ, फिर कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बात जी। शिवांगी, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आपने कभी नहीं लिया करियर विल ऐप पे, फरमान कह रहे हैं। देखो, सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी संख्या में हैं, है ना। मैं बेहतर हूँ, होपफुली आप सभी भी बेहतर होंगे, ठीक है। आ जाओ एक बार, करें स्टार्ट। सब ठीक ठाक हो तो शाम की चाय के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन, बहुत बढ़िया। एक मिनट, दो मिनट में स्टार्ट करेंगे। इंक्लूसिव के बाद तो पर्सनैलिटी ही करने वाले हैं हम। इंक्लूसिव के बाद वील गो फॉर पर्सनैलिटी, ठीक है। हाँ, एनर्जी अच्छी है एकदम, जिम विम सब हो गया है, और अब बात पढ़ाई की करनी है बस। क्या समझे? चलिए, हाँ चाय पी जा रही है भाई, एक्सरसाइज हो गई, शार हो गया, अब चाय का टाइम है। पीडीएफ तो सारी अपलोड हो रही हैं, कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको और मिलनी है, वो भी मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, अब आप लोग आ ही गए हैं। मर मर के नहीं पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना है। रो पीट के पढ़ाई नहीं करनी कि जैसे बहुत जोर पढ़ रहे हों और एकदम रोबोट की तरह हम बैठ जाएं सुबह उठते ही। मन से, मन बना करके, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में टिकेगी। मैम सिलेबस पीडीएफ नहीं है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिलवाए जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें यहाँ गिफ्टेड चिल्ड्रन की, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की, ये हमने की थी कि कोई भी बच्चा जो या तो जिसका मेंटल एबिलिटी हाई है, जिसका आईक्यू ज़्यादा है, या फिर वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा है। और जनरली गिफ्टेड बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, वो क्यूरियस होते हैं, जल्दी से चीज़ों को याद रख पाते हैं, समझते हैं बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पीआरटी वाले प्रीवियस ईयर तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, वहीं से ले लो, शीट मिल जाएगी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए टीएम की, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे। देखो, तो ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, कल वाला सेशन ना देखा हो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम बात कर रहे थे कि कौन सी वो स्ट्रेटेजीज अपनाएं, कौन से वो तरीके, कौन से वो टूल्स एंड टेक्निक्स रहें जिनके द्वारा हम इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चों को या गिफ्टेड बच्चों को सिखा सकें या बेहतर बना सकें। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन से वेज या टेक्निक्स होने चाहिए, ठीक, कौन सी तकनीकों का, कौन से मेथड्स का हम प्रयोग करें। तो पहला है एनरिच्ड करिकुलम। एनरिच्ड करिकुलम क्या है, हमने कल बात की थी। नॉर्मल करिकुलम जो है वो तो है ही, जी सरिता, जी दीपिका, नॉर्मल करिकुलम जो है वो तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की जाएं कहाँ, करिकुलम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रेड एक्सीलरेशन। एक क्लास छुड़वा करके दूसरी क्लास या एक साल में 2 क्लासेस हो जाती थी, मतलब एक्सीलरेट कर दिया, ग्रेड को जंप भी कराया जा सकता था। गिफ्टेड चिल्ड्रन के विषय में ऐसा होता है, ठीक है। फिर है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस बोले तो विशेष कक्षाएं। इनके लिए कुछ विशेष कक्षाएं, जहाँ जिनको आपको पता है कि इनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, तो जिसमें इनको चैलेंजिंग कुछ कुछ काम मिल पाए, जहाँ जरूरत हो वहाँ इनको मदद दी जाए, तो स्पेशल क्लासेस भी लग सकती हैं। जो बच्चे जिनको दिक्कत होती है उनके लिए भी, और जो गिफ्टेड है उनके लिए भी स्पेशल क्लास लग सकती है। ऐसा नहीं है जो लोग पीछे रह जाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशल क्लास लगेगी। समझ रहे हो बात को। फिर है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब क्षमता समूहन। और लास्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को पहले समझ लेते हैं, इसको समझने में हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है आत्मनिर्देशन के द्वारा सीखना। हाँ करते हैं, आज भी होती है ग्रेड एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होती है, ऐसा थोड़ी कि अब नहीं होती है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब है यहाँ आप बच्चे को खुद से सीखने का, ऑब्जर्व करने का, ट्राई करने का मौका देते हैं। मतलब जो गिफ्टेड बच्चा है वो खुद डायरेक्ट करेगा अपनी लर्निंग को। आपने कुछ उसको कुछ काम दे दिया और वो खुद सर्च में है, खुद एक्सप्लोर करता है, खुद से सीखने का प्रयास करेगा, खुद के तरीकों से और आसपास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनका यूज करके सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। अब है ये इंपॉर्टेंट एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग का भी गिफ्टेड बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है, क्षमता के अनुसार समूह में बांट देना, यानी जिस बच्चे की जैसी एबिलिटी है उसको उसी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाए। कैसे भाई, एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या है, कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, या जिनका मेंटल लेवल जो है वो एक जैसा है,
उन सबको एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ बच्चे हैं जिनको किसी एक सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर जगह पे क्या है प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया। मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में कोऑपरेट करके सीखेंगे। जहां एक जैसे लोग हैं वहां बेहतर लर्निंग हो पाएगी। तो एबिलिटी ग्रुपिंग गिफ्टेड बच्चों के लिए की जानी चाहिए, अच्छी होती है, इनको फायदा मिलता है इससे। एबिलिटी ग्रुपिंग भी क्या देगी, इनको फायदा देगी कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो एक जैसे आईक्यू वाले बच्चे उनको एक साथ पढ़ाया जाए, बिल्कुल मिलेंगे उनका। ठीक, तो एबिलिटी ग्रुपिंग में भी दो तरह की ग्रुपिंग हो सकती है, या नॉर्मल ग्रुपिंग की भी जब हम बात करते हैं तो ग्रुपिंग के दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस ग्रुपिंग, होमोजीनियस ग्रुप्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोजेनस ग्रुप्स। ठीक, ठीक है बात, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप्स इनको कहते हैं सजातीय समूह, सजातीय मतलब एक जैसे, और इसको कहते हैं विजातीय समूह। दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमो वर्ड का मतलब ही है क्या, एक जैसे बच्चे एक ग्रुप में, ठीक है, सेम। होमो का मतलब होता है सेम। ये जो होमो लिखा हुआ है, इस होमो का मतलब है सेम, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, मतलब सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखने वाले, चाहे वो होमो सेपियंस हो, जो हम लोग हैं सभी इंसान। ठीक, तो होमो मतलब सेम। ठीक, मतलब सेम एबिलिटी वाले बच्चे, सेम एबिलिटी वाले बच्चे यदि एक ग्रुप में हैं तो उनको होमोजीनियस ग्रुप कहा जाएगा, ऐसे ग्रुप को समांगी या विसमांगी भी कह सकते हो। जबकि डाइवर्स लर्नर्स की अगर हम बात करें, डाइवर्स लर्नर्स या फिर डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चे एक ग्रुप में यदि होंगे तो उस ग्रुप को हेट्रोजेनस ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस ग्रुप कहेंगे। अब जनरली देखा जाए तो मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कह देते हैं इसको, ये हेट्रोजेनस ज्यादा बेहतर है बजाय कि होमोजीनियस से। बट ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जरूरी नहीं है होमोजीनियस हमेशा खराब हो, जरूरी नहीं है हेट्रोजीनियस हमेशा अच्छा हो। कई बार जो बच्चे किसी एक एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको एक साथ बिठा के होमो का ग्रुप बना करके और उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है ताकि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक, कई बार मान लीजिए कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं या बिल्कुल ही जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको एक होमो ग्रुप बना दिया। ठीक, मान लीजिए गिफ्टेड बच्चा है, गिफ्टेड का एक ग्रुप बना दिया, आपस में वो सेम लेवल की एक्टिविटी कर पाएंगे। तो गिफ्टेड बच्चे के लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, हेट्रोजेनस ग्रुप ज्यादा बेहतर रहेगा। किसके लिए, गिफ्टेड के लिए। तो बेसिकली एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, डिपेंड करता है किस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। भाई गिफ्टेड के भी किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम तो हो सकता है, मिक्स ग्रुप भी बना दे हम। ठीक, लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग की जानी चाहिए। गिफ्टेड के लिए एबिलिटी के अनुसार ग्रुप में कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ सीखें, वो ये होना चाहिए। ठीक है, सीटेट का कुछ नहीं पता अभी बीनू। इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छा रहेगा नहीं था। हाँ, जैसे मैथ्स में कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो मेरा एक फ्रेंड था क्या होगा तो अभी भी, बट बहुत टाइम से बात नहीं हुई। तो वो हमेशा टॉपर रहा अपने स्कूल के दौरान, फिर यूनिवर्सिटी में, और प्रॉपर कुछ इंडिया से 15 बच्चे गए थे, मैथ्स का कुछ क्विज था या पता नहीं क्या था, सारे स्टेट से मिला के, और 15 या 9 का ग्रुप था। मैथ्स की आगे रिसर्च होनी थी, गोवा गए थे वो लोग 1 महीने के लिए, यूनिवर्सिटी या कोई भी एक संस्था लेकर के गई थी। तो ही वॉज देयर। तो ये क्या हुआ, ये होमोजीनियस ग्रुपिंग हो गई कि सेम एबिलिटी वाले बच्चे थे, उनको एक साथ लेकर के गए ताकि वो अपनी क्षमता उस क्षेत्र में और बेहतर कर सकें। ये हुआ होमोजीनियस एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस जो है, ये यहां गलत लिख दिया मैंने, बताया तो आपको सही है, यहां गलत लिख दिया। गिफ्टेड के लिए होमोजीनियस ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि हेट्रो के। ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल गिफ्टेड के लिए होमोजीनियस रहेगा जहां उसकी ही एबिलिटी वाले बच्चे हों। डाइवर्स लर्नर्स के लिए, जिनको कोई दिक्कत है किसी एक लर्निंग एस्पेक्ट में, उनके लिए ये ठीक रहेगा। ठीक, तो वैसे तो इट डिपेंड्स कि जब जैसी जरूरत होगी वैसे ग्रुप में हम बच्चे को डाल सकते हैं। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि होमो में ही जाएंगे जीनियस बच्चे या हेट्रो में ही जाएंगे। बट जनरली जो एक परसेप्शन या कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि होमोजीनियस ग्रुप्स ज्यादा बेहतर होते हैं गिफ्टेड बच्चे के लिए, क्योंकि इनका रचना जो मानसिक क्षमता है, इनकी जैसी एबिलिटी के बच्चे अगर ग्रुप में होंगे तो ये चैलेंजिंग फील करेंगे, बोर्ड फील नहीं करेंगे। बाकी तो टीचर पे या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में हम उनको डालते हैं जो किसी एक एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हों, या जिनको या तो बिल्कुल ही स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, जिसको बिल्कुल स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तब हम उसको होमो वाले ग्रुप में डालते हैं, या फिर गिफ्टेड के केस में। बाकी जो मिक्स्ड कैटेगरी है वो सब हम हेट्रो में रख सकते हैं। ये समझने के लिए है, ये फिक्स्ड रूल नहीं है। अगेन मैं यही कह रही हूँ। ठीक है निशा, बहुत बढ़िया, अपने दादाजी को नमस्कार कहिएगा। ठीक है जी, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। गिफ्टेड बच्चों का एक होमो ग्रुप बनाया जा सकता है, स्पेशल नीड वालों का एक होमो ग्रुप बनाया जा सकता है, जहां पे अलग अलग नीड वाले बच्चे हों। कोई बच्चा जो फर्स्ट आता है, कोई बच्चा है जो बिल्कुल बहुत एवरेज है, कोई बच्चा जो नीचे स्ट्रगल करने में लगा हुआ है, थोड़ा सा स्लो लर्नर है, उनका एक साथ ग्रुप बनाया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि किस एरिया को हम सिखा रहे हैं। ठीक, एबिलिटी ग्रुपिंग बेसिकली होमो बेस्ड ही होती है कि आप एबिलिटी के अनुसार आपने ग्रुप बना दिए। तो होमोजीनियस की हम मेनली बात कर रहे हैं जब बात जीनियस या गिफ्टेड की हो रही है तो। ठीक है जी, बिल्कुल ले सकते हैं रचना। अब किसी को डाउट हो रहा था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में कि ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सिंपल बात है भाई, बच्चों को आपने खुद मौका दिया। अगर दोनों में से पूछे तो हेट्रोजेनस ग्रुप कंपैरेटिवली बेटर होता है। ठीक है जी, हाँ गिफ्टेड मतलब सेम एरिया में तो होमो में जाएंगे वो।
देखो जब जरूरत पड़े तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, वैसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट करनी चाहिए। हाँ ऐसे सुनने में आया रूली। देखिए अगर हम बात करें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, किसकी? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। स्वनिर्देशित अधिगम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। भाई सेल्फ डायरेक्टेड मतलब सेल्फ मतलब आप खुद, जब खुद से ही खुद को डायरेक्ट करें, खुद से ही खुद को दिशा दें सीखने की, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम है एक्स, ठीक। ये जो एक्स है ये गिफ्टेड है, ठीक है। क्या है? गिफ्टेड। अभी हम गिफ्टेड के केस की बात कर रहे हैं ना, वैसे तो ये सभी बच्चों पे अप्लाई होती हैं ये चीजें, ठीक। तो ये गिफ्टेड है, ये बच्चा एक्स। इसको आप मौका दो कि ये सेल्फ डायरेक्ट करे खुद को, यानी खुद को दिशा दे, जितने भी रिसोर्सेज हैं एक्सप्लोर करे, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आसपास कम्युनिटी से, चाहे अलग अलग किताबें पढ़े, सेल्फ स्टडी भी करे, है ना। खुद अपनी थिंकिंग प्रोसेस का प्रयोग करे और कंक्लूजन पे आए, मतलब इंडिविजुअली। इसको सॉलिटरी लर्निंग भी बोल देते हैं। सॉलिटरी का मतलब है अकेले, मतलब वो अकेले सीखने का डिसाइड करेगा अपने पेस पे, सेल्फ पेस। सेल्फ पेस का मतलब क्या हुआ भाई? जो इसका खुद का पेस होगा, एट हिज या हर ओन पेस, जिस गति से वो सीख सकता है उसी गति से वो सीखेगा। जब अकेले उसके हाथ में है पूरी लर्निंग, तो है ना, वो खुद का रास्ता खुद बनाएगा। तो ये भी मौका उसको दिया जाना चाहिए कि वो खुद इन्वेंशन कर सके, खुद सोच सके, खुद अपने पेस पे लर्निंग कर सके। इस तरह के मौके भी उसको मिलने चाहिए, किसको? गिफ्टेड बच्चे को। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते सुनील, कह सकते हो बहुत हद तक, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है। हाँ, गाइडिंग वन सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एट योर ओन पेस। रिया बिल्कुल बात आपकी सही है, बात समझ में आ गई। देखो ये ना समझने की चीजें ज्यादा है, चाहे आप पूरी पूरे पेज भर के रख लो और आपको क्वेश्चन समझ में ना आए और आप टिक ना कर पाओ तो कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको समझ में मेन पॉइंट आ जाना चाहिए, फिर उसके अराउंड कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, क्या दिक्कत है? समझ पा रहे हो बात को? चले आगे रोमा। तो ये 4-5 चीजें थी। एनरिच्ड करिकुलम था, कुछ जो नॉर्मल करिकुलम है वो तो कराओ ही कराओ, उसको रिपीट कराने की बजाय, इनको रिपीटेशन पसंद नहीं होता बच्चों को, क्या करें? आसपास की जो चीजें हैं उनको भी समझाएं। ग्रेड एक्सेलरेशन, एक क्लास से दूसरी क्लास को जंप, या फिर एक क्लास में 2 क्लास की भी पढ़ाई हो सकती है। स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जा सकती हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग, जो होमो ग्रुप्स हैं वो बनाए जाए इनके लिए। एक समान क्षमता वाले बच्चों को एक ग्रुप में डाला जाए और इनको मौका मिले अपनी लर्निंग को सेल्फ डायरेक्ट करने का। अब एक व्यक्ति है रेंजोली, जिनको हमने पहले इंटेलिजेंस के टाइम पे भी पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, जो इनका ये मॉडल है वो गिफ्टेड बच्चे के लिए है, वो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए है। गिफ्टेड बिहेवियर का इन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया। 3 रिंग मतलब 3 सर्कल हैं। कई बार पूछ लेता है तो कई बार 3 ट्राइंगल आ जाएगा, कई बार 3 स्फीयर आ जाएगा, बट आपको याद रखना है 3 रिंग्स हैं। जैसे आजकल ओलंपिक्स या जो भी गेम्स चल रहे हैं वहां पे क्या होता है, रिंग होते हैं ना अलग अलग, तो ऐसी 3 रिंग दिए हुए हैं इसमें। रिंग जैसे आपकी पहनने वाली रिंग हो गई, ठीक। हाँ, तो ये रिवीजन के लिए आपका ठीक है। ACC से याद रखना था ये, ACC भाई, अबव एवरेज एबिलिटी या हाई एबिलिटी, इन बच्चों में क्षमता ज्यादा होगी, चीजों को सीखने की, करने की क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी। हाई क्रिएटिविटी या अबव एवरेज क्रिएटिविटी, नॉर्मल से ज्यादा क्रिएटिव होंगे ये। इसके अलावा अगर हम बात करें टास्क कमिटमेंट की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये एटीट्यूड इनका होगा कि कमिटमेंट एक बार जो कर दिया उसको पूरा करेंगे, या लगे रहेंगे, परसिस्टेंट बिहेवियर होगा। जब ये तीनों चीजें कॉमन होंगी तो ये बीच वाला जो एरिया होगा जहां पे तीनों चीजें कॉमन है, क्या कहलाएगा? गिफ्टेड बिहेवियर कहलाएगा। गिफ्टेड होने की 3 निशानी है, हाई या अबव एवरेज एबिलिटी, क्षमता ज्यादा होना नॉर्मल बच्चों से, इसके अलावा क्रिएटिविटी ज्यादा होना और कमिटमेंट ज्यादा होना। ये 3 चीजें हैं। नहीं प्रीति, सीरियस नहीं हूं भाई, बस थोड़ी सी थकान हो जाती है, आजकल एक्सरसाइज बहुत इंटेंस चल रही है, बट अच्छा लग रहा है। आप लोग भी एक्सरसाइज करिए। क्यों शिवम, दुखी क्यों भाई? 80 अबव क्लासेस हो गई हैं तो खुशी की बात है ना। बताओ बताओ, फटाफट से आंसर करो। हाँ, बेंड्यूरा की आज डेथ हो गई है। एक्चुअली ये बहुत दिन से मतलब बीमार ही थे एक तरह से देखा जाए तो। वैसे भी 90 साल से ज्यादा की। जरूरी है ये सक्सीड करेंगे। देखो अगर इनको माहौल मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो उल्टी भी पड़ सकती है बात। गिफ्टेड होने का मतलब ये नहीं कि 100% हमेशा सक्सेसफुल होंगे। अगर एनवायरमेंट इनको गलत मिल गया तो हो सकता है ये एवरेज जितना कर सकते थे उतना भी ना करें। समझ पा रहे हो ना बात को? आगे चले। पता नहीं अंशिका, अभी कोई नहीं कह सकता भाई सीटेट के फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, क्या सीन है, कोई नहीं कह सकता इसके लिए तो कुछ। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज यानी अक्षमताओं वाले बच्चे, अलग अलग तरह की अक्षमताएं हो सकती हैं, उनको समझेंगे। और ये जो वर्ड है डिसेबिलिटी किसने दिया ये बताओ। 2 वर्ड मैं आपके सामने लिख देती हूँ। एक वर्ड है आपका डिसेबिलिटी यानी अक्षमता, किसके द्वारा कॉइन किया गया बताइए। और दूसरी तरफ एक वर्ड है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की अक्षमताएं, बताइए किसने किसने दिए? डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी।
टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक्सरसाइज के लिए अगर नहीं मिलता तो आधा घंटा तो निकालो एटलीस्ट योगा ही अगर कर पाओ तो, क्योंकि फिर निकल जाता है टाइम जब हेल्थ खराब होनी शुरू होती है। तो मेरे पास भी नहीं निकलता था, अभी ऐसा हो गया कि एक बार को मेरी छुट्टी हो सकती है बट एक्सरसाइज जरूर होगी। देखिए मैं तो बताऊंगी ही, खुद ट्राई करो एक बार। एरिका सही है। सैमुअल क्रिक जितने भी लोग लिख रहे हैं ये बताओ डिसेबिलिटी के बारे में बात की सैमुअल क्रिक ने या लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात की? इंटेलिजेंस चैप्टर नहीं है ये, इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है भाई। किसी को लग रहा है अभी भी इंटेलिजेंस ही चल रहा है? कमाल करते हो पांडे जी। एक मिनट रुको, ठीक है बात, सब अपनी मर्जी से अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अच्छा प्रीति देखो, डिसेबिलिटी हमारे लिए नया है, लर्निंग डिसेबिलिटी हम सब जानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति हैं, वैसे लोग और भी इन्वॉल्व थे बट इन्हीं का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैमुअल किर्क। एक तो इनकी ना, ठीक ये लिख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैमुअल किर्क ने लर्निंग डिसेबिलिटीज 1920s के अराउंड इन्होंने फाइंड आउट किया। एलडीज ही पूछा जाता है हमसे जनरली, ये नहीं पूछा जाता बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। डिसेबिलिटी एक व्यक्ति थे माइक ओलिवर करके, माइक, इन्होंने भी 1980s क्या हो गया भाई, माइक ओलिवर। या जो भी इनको हिंदी में लिखते होंगे, ये सैमुअल किर्क जरूर याद रखिएगा। नाम भी हिंदी में लिख देते हो आप? हाँ कुमारी लिख सकते हैं भाई, ट्रांसलेशन जैसे ही मान लो। चलें आगे बढ़ें। चलें आगे बढ़ें भाई। यूपी रेड कब होगा? अब देखो एग्जाम तो जब होंगे तब होंगे, अभी तो आप फोकस करो सीखने पे, ठीक है कि नहीं? हाँ 1920s में ही ये कॉइन किया था इन्होंने, सैमुअल SAMUEL, सैमुअल किर्क। लर्निंग डिसेबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे। डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कई जगह पे आपको 1960s मिल जाएगा, बहुत बढ़िया लगा, कई जगह पे आपको 1920s मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। 1960s के अराउंड जनरली है जो बिल्कुल रियल माना जाता है, बट आपको याद रखना है कि किसने दिया, तो सैमुअल किर्क ने दिया। लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरह की होती है, डिस्लेक्सिया हुआ, ये हुआ वो हुआ, बेसिकली ये जरूरी नहीं है विजिबल हो, हमें दिखें ब्रेन में या कहीं पे भी अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की वजह से हो सकती हैं, जिनकी चर्चा हम कल करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज की, और इनको समझेंगे एक एक करके कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और क्या इनमें आपस में ताल्लुक है, कैसे पूछी जा सकती हैं पेपर में, क्योंकि खूब क्वेश्चन इससे आते हैं। अभी कुछ और चीजें जो हमें डिस्कस करनी है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, किस किस तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है? चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक या फिर अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं जैसे डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत, ये सब संज्ञान हमारे कॉग्निशन, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो दिखती नहीं है बट जिससे हमारी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। उमा कह रही है सिर्फ हल्का ही है, क्लास में नजर आ जाता है भाई नाम, है ना, डिस्ग्राफिया हुआ, और भी बहुत सारे हैं। कॉग्निशन मतलब ब्रेन से संबंधित, तो चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज जिसको कहते हैं, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, संज्ञानात्मक अक्षमताएं। ठीक, दूसरी होती है विद सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जैसे ADHD हो गया, है ना भाई, सोशल इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऑटिज्म हो गया अगर मैं बात करूं, ये सब ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा सोशल नहीं रहता, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। हिडन डिसेबिलिटी इनको कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज को हिडन डिसेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि ये दिखती नहीं है। बच्चा एकदम नॉर्मल दिखेगा, जैसे वो आपको तारे जमीन पे में वो है शान मस्ती, मम्मी पापा सब डांट लगा रहे हैं कि कोई दिक्कत थोड़ी, पढ़ते नहीं हो तुम, ठीक, तो ये हिडन डिसेबिलिटी होती है, बेसिकली फंक्शनिंग में आती है, वैसे पता नहीं चलता। कॉग्निशन वाली आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कई बार भाषा और संप्रेषण में बच्चे को दिक्कत होती है, इसका कारण कई बार ये हो सकता है कॉग्निशन, है ना। फिर है चिल्ड्रन विद विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी बच्चे को देखने में दिक्कत हो सकती है, पार्शियली ब्लाइंड हो, सुनने में उसको दिक्कत हो सकती है, तो ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी हो गई। नहीं किरण ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम्स और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी जिसमें आती है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी एक तरह से, चलने फिरने दौड़ने इन सब में परेशानी होना, तो ये शारीरिक अक्षमताएं हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हो जाएंगी शारीरिक अक्षमताएं। क्लियर है बात? याद हो जाता है निशा, बार बार जब डिस्कस करते हैं समझते हैं चीजों को। तो हमने 2-3 तरह की चीजें पढ़ी मेनली, अगर इनको डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि एक तो है हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी, जहां चलने फिरने घूमने देखने सुनने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई एक पार्ट हमारा डैमेज्ड है। फिजिकल डिसेबिलिटी शारीरिक अक्षमताएं, चलने फिरने देखने सुनने इन सब में दिक्कत होना, ठीक, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वगैरह यहीं आ जाते हैं।
दूसरी हमारी हो सकती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम कह देते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड, जिनको हिडन डिसेबिलिटी भी हम कह रहे हैं। थर्ड, सोशल इमोशनल या जेनेटिक प्रॉब्लम कारण सोशल इमोशनल और बिहेवियरल डिसेबिलिटीज। वैसे डिसेबिलिटीज का पूरी क्लास लगेगी, हो सकता है एक क्लास में खत्म भी ना हो कल, ठीक है। तो ये मेनली 3 एस्पेक्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, मेंटली भी बोल सकते हो उसको, कॉग्निशन से रिलेटेड को। थोड़ा स्लो साथ में लिख रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़े। सोशल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म हुआ, ये सब, ये सामाजिक, मतलब इनका जो प्रॉब्लम है वो सोशली नजर आती है। सही आंसर। चलिए, जो भी काम के हैं इसमें वो हम समझेंगे, नहीं तो समझने को तो पता नहीं कितनी डिसेबिलिटीज हैं, कम से कम भी सैकड़ों होंगी। सैकड़ों समझते हो ना, 100 से ऊपर। तो ये अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिन पर चर्चा हम कल डिटेल में करेंगे। आज क्या करेंगे फिर, अभी हम डिसेबिलिटीज का पूरा अपना टॉपिक मैंने अलग रखा है क्योंकि डिटेल में समझेंगे, ठीक। नहीं तो मैं यहीं पे अगर आपका क्रैश कोर्स जैसा होता तो मैं आपको मेन यहीं बता के छोड़ देती। देखिए, ऑर्थोपेडिक अगेन वही है, आपकी हड्डियों से और चलने फिरने से रिलेटेड। अब एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो समझना जरूरी है, इसको आज निपटा लेते हैं। द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, मतलब दिव्यांग, कुछ तो इसको बोलते हैं दिव्यांगजनों के, एक बार हिंदी में बताओ इसका नाम पहले। ये 2 एक्ट हैं, 2016 से पहले हमें जाना पड़ेगा 1995 में, जब हम यहां आएंगे वापस। एक था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पहले समझते हैं जो सबसे पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी एक्ट। क्लास नोट्स भी कर देंगे प्रोवाइड, अलग बना के भेज रही थी आप में से कई लोग, मेल किया आप लोगों ने। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। क्लियर है ना बात? अभी समझेंगे, हिंदी में भी टेंशन मत लो। इसको कहा गया पीडब्ल्यूडी, यानी पी फॉर पर्सन्स, डब्ल्यू फॉर विद, डी फॉर डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक। कब आया? 1995 में। कितनी टोटल डिसेबिलिटीज थी इसमें? टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज या जो अक्षमताएं थी, ठीक है अलगा, वो कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जस्ट 7 डिसेबिलिटीज थी, 7, ठीक। लेप्रोसी और ये और वो नहीं पूछा, इन्होंने कहा हुआ है कि इनसे बच्चे मांग रहे हैं, सब इंस्टाग्राम पे भी फेवरेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीपिका देखो, प्रीति किसी को नहीं पता केवीएस कल आ जाए, ये आप साल भर ना आए। फिर ये रिवाइज हुआ और एक एक्ट आया जिसका नाम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ, और ये कब आया? 2016 में ही पास हुआ, ठीक। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगजनों के कुछ अधिकार होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज कितनी हुई इसमें? टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज हैं 21, यानी 14 डिसेबिलिटीज ऐड हुई 1995 वाले से 2016 वाले एक्ट में, मतलब 7 से 21 हो गई। अब आज के टाइम में कोई ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब बोनेपन को भी इसमें डाला गया, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी डाला गया बच्चा, ठीक है। तो मृत्युंजय, ठीक है ना बात, सब सही आंसर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इनको किसी भी तरह से दबाया ना जाए, इस चीज पे फोकस किया गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे अभी, इसी को समझेंगे, और इनमें जितने भी नाम हैं, एक एक जो परेशानी है उसको हम कल डिटेल में समझेंगे, आज इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है चंद्रा। देखो, तो ये क्या कहता है बेसिकली, किस मिनिस्ट्री के अंडर आया, इसको ध्यान में रखिएगा। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, 1995 में 16 ऐड करें तो 21 होगा, सही बात है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, एक्जैक्टली मुक्ता, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। दिव्यांगजन लिख भी देती हूं मैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, बिल्कुल 100% बात आपकी सही है, 2016। हाँ कर दो वर्षा, आप भी कर दो नोट्स, जिन जिन्होंने बनाए हैं सारे नोट्स अब तक के कर दो मेल, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? दिव्यांगजन, हाँ सही है सही है। हाँ वही मैं लिखते हुए भी सोच रही थी, आजकल पता नहीं क्या हो गया, बचपन में जो गलतियाँ नहीं हुई वो अब हो रही हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स। मेरे भी ब्रेन का मुझे लग रहा है कोई एक पार्ट जो है डैमेज ही हो गया शायद, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक पे कभी नंबर नहीं कटे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है जी। बुढ़ापा आ गया लगता है, ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ सोनू, एक्सरसाइज शुरू होगी, थोड़ा चीजें बढ़िया होंगी। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हाँ आजकल स्मृति ईरानी शायद इसको संभाल रही है, वैसे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मानसी, एग्जैक्टली। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था 1995 वाला, उसको रिप्लेस कर दिया 2016 वाले एक्ट ने। ऑब्वियसली जब आपके फोन में भी एक
अपडेट आता है तो पुराने वाले में चेंजेस आ जाते हैं। उसी तरह से मोहित यहां पे भी जब अपडेट आया तो पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। सही बात है महसूबीन। ठीक, नेक्स्ट है इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। जैसे आरटीई एक्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, तो आरटीई एक्ट लागू हुआ था, वैसे आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं, यानी शालिनी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। बट वो लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। उसी तरह से ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, लेकिन लागू कब से हुआ? 15 जून 2017 से। ठीक है, आएगी जल्दी आएगी मनीष। तो ये बेसिक बातें हैं इस एक्ट के बारे में जो हमें पता होना जरूरी है। अब इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो हमें पता होने चाहिए, जैसे ये देखो, अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी। यानी जो बात 1995 वाले एक्ट में हुई ही नहीं थी, वो कब हुई? इस एक्ट में की गई, और इसमें बात हुई एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है भाई? एक्सेस दो हर जगह पे बच्चों को। इशू मतलब बच्चों को कौन से? जिनको डिसेबिलिटीज है या जो भी पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज, यानी जो भी दिव्यांगजन हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? एक्सेस मिलना चाहिए। आप मेट्रो में जाएंगे, आपको पता लगेगा भाई सुविधाएं हैं कि लिफ्ट का यूज कर सकते हैं, अगर कोई व्हीलचेयर पे हैं उनके लिए स्पेशली सीट्स रिजर्व्ड हैं, स्पेस बनाया हुआ है, प्रॉपर प्रावधान है हर तरह से एक्सेसिबिलिटी। ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एजुकेशन में भी उनको एक्सेसिबिलिटी हो, हर तरह से वो अपने आप को पार्टिसिपेटेड पाए, पीछे ना पाए। इस चीज पे जोर दिया गया कि इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बस ठीक है जी लो। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स। यानी सारी पब्लिक बिल्डिंग जो भी बनाई जाए, पब्लिक बिल्डिंग समझते हैं जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, या जनरली जहां पे पब्लिक डीलिंग हो रही है एक तरह से, वहां पे ऐसा हिसाब बनाया जाए कि ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स में ये जो लोग हैं जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है वो एक्सेस कर पाए। यानी व्हीलचेयर भी हो, यानी लिफ्ट्स भी हो, यानी रैंप भी हो, यानी ये लोग वहां काम भी कर सकें, आ जा भी सकें। हॉस्पिटल्स हो, चाहे फिर वो पब्लिक बिल्डिंग्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, पोलिंग स्टेशन हो जहां पे हम वोट देने जाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। ठीक, फिर है थर्ड, अ पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट इज द इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% टू 4%। पहले 3% था जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन था, अभी 4% कर दिया गया। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। कैसे लोगों के लिए? पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान कह रहे हैं रामदास अथवाले इज द कैबिनेट मिनिस्टर, स्मृति ईरानी इज ऑफ महिला। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, मतलब वो आप में से किसी ने लिखा था। ये मेरा एक ड्रॉबैक है, या मैं बाय चॉइस बहुत सारी चीजें नहीं देखती हूँ, जैसे कुछ नेगेटिव न्यूज हो गई या कुछ चीजें। अभी ये तो इन्होंने शफल भी किया है ना अभी लेटेस्ट। पर्सन्स विद, क्योंकि मेरे काम का भी नहीं है सच अगर देखा जाए तो, पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। यानी वो लोग जिनको मिनिमम 40% या 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हीं को बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपको हल्का सा आंख में दर्द हुआ, कुछ दिन से दिख ठीक से नहीं रहा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप पीडब्ल्यूडी में आ गए। नहीं, 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होना चाहिए। एग्जैक्टली मुक्ता, 40% या उससे अधिक होना चाहिए इन बेनिफिट्स को लेने के लिए। डिसेबिलिटी 40%, यानी 40 और मोर देन दैट। ठीक, एटलीस्ट 40 तो होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है, वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। यानी अगर इनका हनन होता है इन अधिकारों का, या फिर चेतना और इशू वायलेट करता है, कोई भी मानता नहीं है इन प्रोविजंस को जो इस एक्ट में बनाए गए हैं, तो पनिशेबल है चीज, दंड दिया जाना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए, जेल होनी चाहिए, जो भी प्रावधान है। ठीक है, क्राइटेरिया यही है जितेंद्र जी, अगर 40% या उससे अधिक आपको डिसेबिलिटी है तो आप सर्टिफिकेट होगा आपके पास, 3 से 4%, मतलब 4% के आपको रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में। आपकी इस कैटेगरी जॉब ही अलग निकलती है ना। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। मतलब एक और अच्छी चीज इन्होंने की कि भाई अगर नई नई डिसेबिलिटीज कल को फाइंड आउट होती हैं तो नोटिफिकेशन जारी करके इसी में ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं है 1921 साल, मतलब सॉरी 1995 से 2016 में यदि एक्ट आया है तब तक नई डिसेबिलिटीज कितनी भी आ चुकी हो, अब नए एक्ट की जरूरत नहीं है, इसी में नोटिफिकेशन दे करके बता देंगे भाई ये डिसेबिलिटी इस एक्ट में और ऐड कर रहे हैं। तो नई डिसेबिलिटीज को भी ऐड किया जा सकता है, क्या करके? नोटिफिकेशन दे करके। तो ये 6 प्रोविजन है, इनको समझ लेते हैं एक बार। एक तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन से लेकर और हर जगह। दूसरा, डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस होना चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पोर्ट्स सेंटर्स में, जहां पे भी, पोलिंग स्टेशंस पे। फिर है 4% रिजर्वेशन मिलेगा किस चीज में? गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर नेक्स्ट है पर्सन्स विद एटलीस्ट 40 या 40% से अधिक डिसेबिलिटी है तो ही आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां, अगर कोई भी इन रूल्स को ब्रेक करता है या फिर वायलेट करता है तो पनिशेबल एक्ट है, दंड मिलेगा। नई डिसेबिलिटीज को, लास्ट पॉइंट है, नई डिसेबिलिटीज को एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऐड किया जा सकता है इसी एक्ट के तहत। तो ये कुछ 6 मेन पॉइंट्स थे जो आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर है ना ये बात? नंबर 1 फिर से बता दूं। नंबर 1 में था कि जैसे कि 1995 एक्ट में ये बात नहीं हुई थी कि एक्सेसिबिलिटी हो इन लोगों के लिए जो दिव्यांगजन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, सभी जगह पे। तो अभी एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है एजुकेशन में भी, और लगभग हर जगह पे इन लोगों को हम क्या दें? एक्सेस दें। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनका भी अधिकार है कि वो एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर एरिया में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ठीक कमल, 5वां पॉइंट फिर से बताएं कि भाई अब कोई भी अगर आप वायलेट करते हो, नहीं मानते हो, कोई भी अगर वायलेट करेगा, इनके अधिकारों का हनन करेगा तो उसको दंड मिलेगा। सिंपल है, सीटेट में कोई करंट अफेयर नहीं आता। नंबर 2 में सिंपल है, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस हो पब्लिक की, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फिर आपका अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन हो जहां पे आप वोट देने जाते हैं जितेंद्र, वहां पे सब पे इनको एक्सेस मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को अधिकार मिलना चाहिए जाने का।
अगर बात डिसेबिलिटीज की करें तो ये 21 डिसेबिलिटीज की लिस्ट है। मैं कल थोड़ा सा टाइम देखिए 21 की 21 आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, ताकि इन केस कभी बुरा समय आ जाए और आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, है ना। वैसे जनरली एक एक के बारे में पूछता नहीं है, बट किसको पता है पूछ ले कल, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लोग इनकी सीट पर तो बैठ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो, ये हमारे अंदर फिर कमी है। यूट्यूब पे आज 9:15 ब्लाइंडनेस, यानी जो ब्लाइंडनेस है बिल्कुल, जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित लोग, वो इसमें आएंगे। लो विजन, जिनको कम दिखता है 40% या उससे कम। लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन्स। हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते या बहुत कम सुनते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है। ड्वार्फिज्म, जो बोनापन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी आईडीज बोलते हैं इनको, जो दिमाग में अगर कुछ कमी है, कॉग्निशन में। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, एएसडी बोलते हैं इसको। सेरेब्रल पाल्सी है, वो मूवी देखी होगी आपने जीरो, जिसमें अनुष्का शर्मा है, वो उठ भी नहीं पाती चेयर से, वो सेरेब्रल पाल्सी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज कुछ कुछ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ये सब ब्लड वाली प्रॉब्लम्स हैं। सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसंस डिजीज। ये मैंने ना इसमें कुछ कुछ बोल्ड में लिखी हुई है, जैसे थैलेसीमिया हुआ, हीमोफीलिया हुआ, पार्किंसंस डिजीज हुआ, एसिड अटैक विक्टिम्स हुआ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हुई, सेरेब्रल पाल्सी हुई, इधर ड्वार्फिज्म हुआ। इनको तो स्पेशली ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी बात। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, जितना हमने पढ़ लिया है अब तक उसके हिसाब से आप कुछ तो जवाब दे ही पाओगे, जो कल और आज में पढ़ा है। बाकी अभी इस टॉपिक में काफी कुछ जानने को है। देखो एक बार क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ लो पहले क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक डाउट हो तो बता दो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं जा रही दीपिका, मैं कहाँ जाऊंगी भाई, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं फिर से, अब तो कहीं जाने की बात ही मत करो। करो आंसर। ओ गॉड, डी इज राइट। पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा में कौन सा एक टीचर का लक्षण होगा या कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, यानी रेनू कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होना। हाँ, किसी को अगर कोई समस्या है तो आप सेंसिटिव हो, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप डील कर पाएंगे ऐसे बच्चों को। पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के प्रति धैर्य और स्नेह की भावना। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं होगा तो आप तो किसी को कोई दिक्कत है और आपका तो पेशेंस लूज हो जाएगा। ठीक। नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये जानना भी जरूरी है कि भाई अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं सब। आपको थोड़ी गवर्नमेंट में जाके एक्ट बनाने हैं, बट आपको बच्चे तो पढ़ाने हैं। आपको पता तो हो कि कौन सा बच्चे में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के या कौन से लक्षण को देख के आपको आइडिया लगे कि यार इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या इसको ये प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत डील कैसे करूं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तीनों बातें सही हैं। लेकिन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ टीचर। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल का जो चलन है वो ये हो चुका है कि हम ये देखते हैं कि कौन कितना अमीर है या गरीब है, जबकि टीचर के लिए ये बात फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से, है ना। टीचर इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि वो अपनी मर्सिडीज में चले, टीचर इसलिए जाना जाता है कि उसमें वो भावना है समर्पण की, ज्ञान की, जिससे कुछ बेहतर हो सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे कमाना छोड़ दे, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि वो 2000 की शर्ट पहने या 200 की पहने, वो उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति से आता है, ये नहीं। वो बोला जाता है ना, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान करके, तो वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ कबीर का ही है बिल्कुल। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि सक्सेसफुली आपने हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर लिया, समावेशन कर दिया आपने। सफल समावेशन में कौन सी चीज नहीं आएगी, एक्सेप्ट का मतलब ये नॉट या लीस्ट। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो गलती कर रहे होंगे। सैनिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन यानी संवेदीकरण होना, हाँ जरूरी है, सेंसिटिव होना जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण करो, जहां पे भी जरूरत है बच्चे में एबिलिटी को बिल्ड करो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये आपको याद आ ही रहा होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स भी आपको जरूरी, कई बार पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बच्चे की परेशानी को जानना पड़ता है, उसको उसके अकॉर्डिंग ले जाना पड़ता है। ठीक है। सेग्रीगेशन यानी अलगाव, अलग थलग नहीं करेंगे आप ऐसे बच्चों को। ठीक है। श्रेया कौन सा ऑक्सीमोरन नजर आ रहा है भाई? हाँ ये एक्सेप्ट वाला ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। एजुकेशन ऑफ ऑल यानी हर किसी की एजुकेशन, हर एक स्कूल में एजुकेशन, हर किसी को शिक्षा और हर एक स्कूल में शिक्षा। करेंगे मीटअप भी भाई, अभी कोरोना को तो जाने दो। देखो
सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल तो सिंपल है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन फॉर ऑल मतलब हर तरह के बच्चे के लिए और हर स्कूल में। कोहेसिव होता है कि को एजुकेशन बोलते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं, तो ये तो सिर्फ गर्ल्स और बॉयज की बात नहीं है, हर तरह की एबिलिटी वाली बात है। फिर है कोऑपरेटिव एजुकेशन, मतलब सहयोग दें एक दूसरे का, ठीक है। एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव तो हो गया कि स्पेशल स्कूल्स बना दो जहां पे सिर्फ कुछ ही तरह के बच्चे पढ़े एक्सक्लूसिवली। इंक्लूसिव का मतलब है हर तरह के बच्चे के लिए हर स्कूल में एजुकेशन दी जाए। हाँ, कोरोना नहीं जाने वाला, सही कह रहे हो यार, फिर भी कंट्रोल में तो है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलना चाहिए डैश को फिट करने के लिए। चेंज द व्हाट टू, हाँ, सिस्टम को चेंज करें, बच्चे को चेंज नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, ये सही है, बी ऑप्शन। यानी हमें सिस्टम को बदलना चाहिए बच्चे को फिट करने के लिए, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। वो जो सिस्टम बनाया गया है वो बच्चे के लिए बनाया गया है, तो सिस्टम में परिवर्तन बच्चे के अनुसार करो, ठीक है जी। एनवायरमेंट और फैमिली यहाँ मैटर नहीं करते, सिर्फ बच्चा और सिस्टम दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन दी क्लासरूम। एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, उसको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम कहाँ आएगी एक नॉर्मल क्लासरूम में? बहुत बढ़िया आंसर, बताइए, आंसर कीजिए। सी इज राइट, मतलब द इनेबिलिटी टू रीड द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, सुनने में दिक्कत है, पढ़ने में थोड़ी है। द इनेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगेन सुनने में दिक्कत है, भागने दौड़ने में थोड़ी है। द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ठीक है। द इनेबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशंस विद अदर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही आएगी कि अक्षमता फील करेगा कम्युनिकेट करने में, क्योंकि कम्युनिकेट करने का मतलब है सामने वाले को सुन के तब जवाब देना। इसको कई बार सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो ये गलत मतलब समझ सकता है। जैसे मेरी नानी है, उनको सुनने में थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, अब तो खैर उनकी उम्र भी हो गई और ज्यादा कम सुनती हैं, वो बहुत सालों से उनको कम सुनाई देता है, तो उनको कहोगे कुछ वो समझेंगी कुछ, स्पेशली फोन पे तो यही होता है। तो अब ऐसे में किस चीज में दिक्कत आएगी? कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी, है ना। किस चीज में दिक्कत आएगी? कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी। भावेश, आपने ये बैच जब लिया होगा उसमें लिखा होगा आपके हर एक बैच में कि वैलिडिटी कब तक की है, 1 साल की होती है जनरली, डिपेंड करता है, बट आपने जब से बैच शुरू होता है उसके 1 साल तक की, आपने अगर बीच में लिया है तो शायद फिर आपकी थोड़ी बहुत कम होगी, ठीक। हाँ, ये बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, इसमें मुश्किल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, भाई उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं पाएगा, जब ठीक से सुन नहीं पाएगा तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा, जब जवाब नहीं दे पाएगा तो आगे वाला समझ नहीं पाएगा, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो आनी निश्चित है एक तरह से, ठीक है बात। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू, डिसेबल्ड चिल्ड्रन या दिव्यांग बच्चे किसको कहा जाता है? ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी फिजिकल इंपेयरमेंट्स, ऑल चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया, ये तो आपको पता होना चाहिए। रोशनी कह रही है 31 जनवरी 2022 तक, अच्छा, स्टार्टिंग डेट से 1 साल तक, हाँ, जब से बैच स्टार्ट हुआ होगा उसके 1 साल तक वैलिड रहता है। चले, देखो पता नहीं सीटेट तो कब देगा। पीआरटी के मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए हैं, रियल वाला जो टेलीग्राम चैनल है, एक बार उस पर देखो, मैंने 10-11 सेट आपके साथ शेयर किए हुए हैं, अच्छे से याद है मुझे, लेट्स लर्न का लोगो भी लगा हुआ है उसमें, आप ढूंढ नहीं पाए हैं, इसका मतलब यही है। कल एक अच्छा फोटो शेयर करेंगे, चलो भाई। देखो दोनों बातें सही हैं, सेंसरी और फिजिकल इंपेयरमेंट, सेंसरी का मतलब किसी भी सेंस में दिक्कत है, जो हमारे सेंसेस हैं, टच फील या इनमें से किसी में भी, और फिजिकल इंपेयरमेंट है, शारीरिक रूप से कोई समस्या है, दोनों ही बातें सही हैं। ऑल चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स, चाहे तो दिमाग से चाहे इमोशनली, ये दोनों किसमें आएंगे? डिसेबल्ड चिल्ड्रन में आएंगे, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बेसिकली आपकी फंक्शनल या हिडन डिसेबिलिटी, जो आपको दिख नहीं रही बट ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं है। 138 नंबर आए थे शिल्पी के, बहुत बढ़िया जी, उसको भी लेकिन डिसेबल्ड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द परव्यू ऑफ द टर्म डिसेबिलिटी अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 होगा ये, जो 1995 वाला एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एक चीज यहाँ पे आएगी? अब 7 जो डिसेबिलिटीज हैं 1995 वाले एक्ट की, वो कल समझेंगे, और जो 21 हैं उनको भी कल समझेंगे, 2016 वाले। अभी आप कोशिश कीजिए, देखो, बौद्धिक, हाँ बौद्धिक कहते हैं जो दिमाग से संबंधित हो, बौद्धिक में आ जाएगी एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी, या कई बार आईक्यू से रिलेटेड को भी बौद्धिक कह देते हैं, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है, डिस्लेक्सिया वाले बच्चे का आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन वहां सिंपली डाला गया है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है भाई उसको तो शामिल करना ही पड़ेगा ना। 8 देखो, ये थी कुछ 7 डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस यानी जो बिल्कुल दृष्टि बाधित है, लो विजन जिनको बहुत कम दिखता है, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेडनेस और मेंटल इलनेस, ये कुछ 7 डिसेबिलिटीज थी पहले वाले एक्ट में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
जो रेंजोली का मॉडल है उसको क्या कहते हैं? गिफ्टेडनेस की जो डेफिनेशन है रेंजोली की, वो 4 टियर्ड है, 4 लेवल है, 3 सर्कल है, 3 साइडेड है। इन दोनों में से कुछ चूज कर लीजिए, ए और बी तो होंगे नहीं, फटाफट से आंसर कीजिए। 3 साइड नहीं है, 3 साइड का मतलब तो ये हो गया कि जैसे साइड में कुछ कुछ दिया हो, वो 3 सर्कल है जो एक दूसरे से कॉमन है, जिसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है जी, इतनी बात समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई संकोच होगा। आगे बढ़े। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। अब ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे तब आएंगे इस पे, ये क्या बला है, और ये भी, ये दोनों के लिए हमें कल परसों की जो क्लास होंगी, नेक्स्ट 2 क्लास, उनको ध्यान में रखना है। मैम सर की भी क्लास है, छोड़ दो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए हमें आगे वाली क्लासेस के लिए बचा के रखेंगे। आज आंसर जल्दी होगी क्लास, हर हालत में यूट्यूब क्लास आज 9:15 होगी। हाँ जी नीतू, चलो फिर मिलते हैं कल, टेक केयर।